एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, वेलकम, खैर मकदम। हम जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त भारत बंद है। कमाल की बात यह है कि अगर आप रिपब्लिक, आज तक, एबीपी और इस किस्म के चंद और फजूल चैनल्स देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये बंद नाकाम हो। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के चैनल्स, जो सच्चा मीडिया है, उसे देखते होंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ऐसा बंद पिछले 7-8 साल में कभी नहीं हुआ था। इसी तरह अगर आप लखनऊ में रहते हैं या भोपाल में रहते हैं या अहमदाबाद में रहते हैं तो आपको लगेगा कि बंद या तो नाकाम है या पार्शियली कामयाब है, थोड़ा सा कामयाब है, थोड़ा सा नहीं। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं तो आपको लगेगा कि शहर नहीं, इन शहरों के दूर दूर तक के देहातों तक में ये बंद पूरी तरह से कामयाब रहा। और देखिए, किसानों की, अन्नदाता कहलाते हैं, वाकई अन्नदाता है, इस तरह से उन्होंने बंद किया कि पब्लिक लाइफ ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं हुई। 11 बजे से 3 बजे तक, यानी आप ऑफिस आगे आ जाएं और ऑफिस से चले जाएं, आपको कोई दुश्वारी ना हो। शहरी ज़िंदगी में किसी तरीके का विघ्न नहीं था, कोई खलल नहीं था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। इससे हटकर एक बात करूं आपसे दोस्तों, बीजेपी जब से सत्ता में आई है, पावर में आई है, उसने एक फार्मूला बनाया है। फार्मूला ये कि सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट हो, अगर कोई एहतजाज हो, अगर कोई विरोध हो तो उससे कैसे निपटा जाए। फार्मूला ये है कि जब भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो तो ये न देखा जाए कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कितना सही है या कितना गलत है, बल्कि ये देखा जाए कि वो प्रोटेस्ट कौन कर रहा है। अगर वो प्रोटेस्ट करने वाले मुसलमान हैं, जिनको हमारे प्रधान सेवक तो कपड़ों ही से पहचान लेते हैं, तब तो मामला बहुत आसान है कि उनके अंदर टेररिस्ट हैं, उनके अंदर एंटी नेशनल हैं, उनके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा और पता नहीं और किन किन लश्करों के लोग भरे हुए हैं और वो सब एंटी नेशनल है। अगर प्रोटेस्ट करने वाले सिख हैं तो बहुत आसान मामला है, वो तो सब खालिस्तानी हैं। और अगर प्रोटेस्ट करने वाले पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स हैं तो वो अर्बन नक्सलाइट हैं। और अगर प्रोटेस्ट करने वाले गरीब हिंदू और दलित हैं तो वो नक्सलाइट भी हैं और माओवादी भी हैं। तो इस तरीके से वो जनता को ये बताते हैं कि ये सब तो इसलिए गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रही है कि देशभक्त गवर्नमेंट को ये लोग के खिलाफ ये लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। ये उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ था और ये चला 5-6 साल तक। वाकई जनता इस झांसे में आती रही। मुसलमानों के प्रोटेस्ट को वो समझती रही कि ये एंटी नेशनल है, सिखों के प्रोटेस्ट को खालिस्तानी समझती रही, अर्बन नक्सलाइट समझती रही, आ गई उस झांसे में। अब ये फरेब टूट रहा है। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। कैसे गड़बड़ हुई? मिसाल के तौर पर शाहीन बाग में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए बहुत साफ कह दिया गया था कि ये एंटी नेशनल हैं, जिहादी हैं, टेररिस्ट हैं। लेकिन जब उन प्रोटेस्ट करने वालों में से एक 82 साल की बूढ़ी दादी को दुनिया के एक बहुत बड़े मैगजीन, टाइम मैगजीन ने उन 100 औरतों में शामिल कर लिया
जिनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बताया गया, यानी जो सबसे ज़्यादा बाअसर औरतें थी, यानी ये वो औरतें, वो महिलाएं थीं जो लोगों को प्रेरणा दे रही थी कि किस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता है, किस तरीके से शांति से विरोध किया जाता है, किस तरीके से पुरअमन एहतजाज किया जाता है। तब जरा मामला गड़बड़ा गया कि जिनको हमारे अंधभक्त कह रहे थे कि ये टेररिस्ट हैं, उनको तो दुनिया झुक के अदब से सलाम कर रही है, उनका आदर सत्कार कर रही है। तो ये समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। इसी तरीके से किसानों के इस आंदोलन में पहले कह दिया गया कि सब खालिस्तानी हैं, सिखों की पगड़ियाँ दिखाई थी और कह दिया खालिस्तानी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने और सबसे पक्के एलाई प्रकाश सिंह बादल इन किसानों की सपोर्ट में उतर आए, तब इनकी समझ में नहीं आया कि आप कैसे खालिस्तानी कहें। अब खालिस्तानी का मतलब यह है कि आप बादल को भी खालिस्तानी बता रहे। इसी तरीके से जितने और भी हमारे प्रोटेस्टर्स हैं, जब सारी दुनिया में ये हुआ कि ये तो सब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और ये सब बिल्कुल पीसफुली अपना डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए कनाडा में भी, यूएनओ में भी, ब्रिटेन में भी और दूसरी जगह भी जब लोग कहने लगे कि नहीं, पीसफुल प्रोटेक्शंस को इस तरीके से दबाकर बीजेपी गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, तब ये गड़बड़ा गए कि क्या किया जाए। नहीं तो ये कह देते थे कि ये टेररिस्ट हैं और ये खालिस्तानी हैं, ये अर्बन नक्सलाइट हैं, और बाकी काम तो उनके नौकर चाकर कर ही लेते थे। यानी ये जो जितने हैं, अर्नब गोस्वामी, ये अमिश देवगन, ये सुधीर चौधरी, ये अंजना ओम पता नहीं क्या, रुबैना लियाकत, दीपक चौरसिया, बाकी सब ये काम कर लेते थे सुबह से लेकर शाम तक कि किसके हिज़्बुल मुजाहिदीन से लिंक हैं, किसके कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानियों से लिंक हैं, किसके आईएसआई से लिंक है, ये अपना चालू रहते थे। अब ज़रा मामला गड़बड़ा गया है। अब मामला ये गड़बड़ा गया कि जैसे कनाडा में या ब्रिटेन में, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में सिख हैं और ये सिख बड़ी जफाकश और मेहनती कौम है, ये जहाँ भी गई है उसने अपनी मेहनत और अपनी जफाकशी से उस सोसाइटी में अपना एक मुकाम, एक रुतबा हासिल किया है। कनाडा में तो उसने बर्फ़ में हल चला के और गेहूँ पैदा किया है। कैनेडियन उनका एहसान मानते हैं। ब्रिटेन में भी उन्होंने बड़ी जफाकशी से काम लिया। तो अब उनकी हिमायत में जब ये लोग आ रहे हैं, तो आप ये कब तक कहेंगे कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें दखल न दीजिए। हम दुनिया में रहते हैं, अब कोई मामला किसी का अंदरूनी मामला नहीं रह गया है। कनाडा ही नहीं, यूएनओ ने भी यही बात कही जो जस्टिन ट्रूडो ने कही थी। उन्होंने भी कहा है कि ये जो किसान आंदोलन है ये बहुत पीसफुल है, उसको जिस तरीके से दबाया जा रहा है वो गलत दबाया जा रहा है। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार, वो किसी से परामर्श करना, किसी से मशवरा करना अपनी शान के खिलाफ समझती, बेहद अहंकारी है। वो कांग्रेस या किसी अपोजिशन पार्टी को पास नहीं लाना चाहती। वो समझती है कि पॉलिटिक्स तो वो समझते हैं, ये सब क्या जाने, ये सब तो अनाड़ी है। अपनी शान के खिलाफ समझते हैं उनसे बात करना। ये जो बिल किसानों के लिए ये लाए हैं, ये कहते हैं कि हम सरकार, ये हमको भले के लिए आए हैं। अरे भलाई जो है वो किसी के सर पे जूते की तरह थोड़ी मारी जाती। भलाई करने से पहले पूछा जाता उससे कि भाई हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है। भाई सीधी सी बात है, हर साल अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सब दिए जाते हैं। लेकिन जिनको दिए जाते हैं उनसे पहले पूछ लिया जाता है कि हम आपको ये अवार्ड दे रहे हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तो बीजेपी भी अगर समझती थी कि वो कोई भला काम कर रही है किसानों से, तो किसानों से पूछ सकती थी कि भाई हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। लेकिन नहीं, वो तो मशवरा करते नहीं। किससे मशवरा किया उन्होंने जब नोटबंदी की थी? किससे मशवरा किया उन्होंने जब वो जीएसटी लाए थे? और क्यों मशवरा नहीं किया था?
मशवरा इसलिए नहीं किया था कि ये पार्टी समझती है कि उनके पास तो इतना बड़ा लीडर है जो इतनी बड़ा सीक्रेट जानता है कि जब आसमान पे बादल छाए हों तो दुश्मन के रडार को हमारा जहाज़ नज़र नहीं आएगा। तो फिर वो किसी से क्या मशवरा लेंगे, किसी को मशवरे के काबिल नहीं समझते। ये जो बिल लाए हैं किसानों के लिए, इसमें भी इन्होंने किसी किसान यूनियन से कोई बातचीत नहीं की। हद ये है कि आरएसएस की जो किसान यूनियन है, भारतीय किसान संघ, अरे कम से कम उसी से पूछ लेते कि हम ये बिल ला रहे हैं। लेकिन वो पूछते किससे हैं? पूछते हैं वो अडानियों से और अंबानियों से। अब अडानी और अंबानी बनिए लोग ये क्या जाने, इनके तो बाप दादा ने कभी खेती किसानी नहीं की, इनके तो बाप दादा ने कभी हल को हाथ नहीं लगाया। ये क्या जाने खेती क्या होती, ये क्या जाने किसानी क्या होती। ये तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि लखपति से करोड़पति कैसे बना जाता है, करोड़पति से अरबपति कैसे बना जाता है, धंधा कैसे होता है, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं। तो अब ये मामला बहुत फंस गया है। मुझे मालूम नहीं कि इस एजिटेशन का अंजाम क्या होगा, यह सरकार क्या करेगी, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि अगर जिस तरीके से अब तक हो रहा है इस तरीके से होता रहा तो ये बात इतनी दूर चली जाएगी कि फिर उसे वापस लाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। एक बात और जान लीजिए, अगर ये सरकार समझती है कि उसके पास लोकसभा की 300 सीटें हैं तो इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये ना भूले कि राजीव गांधी के पास 400 सीटें थीं। वो रिकॉर्ड आज तक टूट नहीं पाया है। और उनकी सरकार का क्या अंजाम हुआ है ये सब अब हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ा जा सकता है। तो 300 सीटें आप बहुत दिन तक बचा नहीं सकती। एक बात जान लीजिए, मैं अपने बीजेपी के दोस्तों से कहता हूँ, एक बात समझ लीजिए, कोरोना की वजह से जो तूफान रुका हुआ था, अब लगता है लोगों के दिलों से कोरोना का डर निकल गया है। इसलिए यह आंदोलन आखिरी आंदोलन नहीं है, ये पहला आंदोलन है। अब लोग निकलने लगेंगे, हर समस्या को लेकर निकलने लगेंगे, और समस्याएं बहुत हैं। सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। किसानों का ये आंदोलन कोई मामूली आंदोलन नहीं है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसको आपने भीड़ के छत्ते में हाथ डाल दिया है। मुझे मालूम नहीं कल क्या होगा, आगे क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप सबसे जीत सकते हैं, अन्नदाता से नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और एनवीएन का भी ख्याल रखिए। शुक्रिया।